या जिनका ये होता है कि जर्नल, जिनकी फैमिली ऑलरेडी वहां पे रहती हो और उनकी मिसेज हो या बच्चे हो, उन्होंने उनको शिफ्ट कराना हो वहां पे, वो लोग जर्नल देते हैं। एकेडमिक पर्पस के लिए जितने भी पर्पस हैं, इवन कि आप एफएससी के बाद भी अप्लाई करते हो तब भी आपको एकेडमिक ही देना होता है, आप जर्नल दे के नहीं जा सकते कभी भी। ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बताएं मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? जी मैम, क्लियर है आपकी आवाज। ओके फाइन, आई एम शेयरिंग स्क्रीन, देन वी विल स्टार्ट today's lesson. So is it visible to you? यस मैम। फाइन। yesterday जो आपको हमने इंट्रोडक्शन दिया था आइल्स के बारे में मैम फातिमा ने, वो आप लोग को आई होप सब कुछ समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे किसी भी दिन पूछ सकते हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन हो। फाइन, तो आज हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग टास्क। जैसे आपको कल हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि इसके 4 टास्क मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आइल्स राइटिंग टास्क 1, टिप्स एंड मॉडल आंसर्स मोर। So this is the best website for IELTS. So if you have any confusion, so come here and read all tips and check the information that is given about the different tasks. IELTS writing task 1 information is first step. IELTS recommend you spend no more than 20 minutes on writing task 1. ये सब कल हमने आपको बताया था। राइटिंग टास्क के 2 होते हैं, राइटिंग टास्क 1 एंड 2। जो 1 है उसके लिए आपको जो मैक्सिमम टाइम गिवन है दैट इज 20 मिनट्स। हाउएवर द टाइम इज योर्स टू मैनेज एज यू विश। यू शुड राइट ओवर 150 वर्ड्स। IELTS writing task 1 is worth only about 33% of your total writing marks. Fine. You will be marked on task achievement 25%, coherence or cohesion 25%, vocabulary 25%, grammar 25%. Each point marked by the equal percentage. For band score tips and details, see this must-read page. IELTS writing task band scores. I think previous lesson में हमने बता दिया था कि इसके band scores कैसे आते हैं, कितने आंसर्स आपके ठीक हों तो आपके आएंगे, कितने scores बनते होंगे, ये हम कल बता चुके थे। फिर देखते हैं academic writing task 1 is a report on a chart. Bar chart, line graph, pie chart, table, map, diagram, or a process. So below for practice chart, model, answers, tips, etc. General training writing task 1 is for general IELTS test. Fine. General training GT letter writing tips can be found towards the bottom of this page. तो ये वो है जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 जो कि जनरल एकेडमिक नहीं देते, वो जनरल आइल्स टेस्ट देते हैं। और जो एकेडमिक देंगे उनके लिए राइटिंग टास्क होगा एक राइटिंग टास्क 1 एक चार्ट की फॉर्म में होगा। वो चार्ट इस तरह के टाइप्स के हो सकते हैं। फाइन। और जो जनरल देते हैं उनके लिए एक लेटर होता है, वो उन्हें लेटर की फॉर्म में से डिस्क्राइब करना होता है। All words will be counted and all numbers count as one word. Fine. Like जैसे कि अगर यहाँ पे all है ALL तो ये एक वर्ड के फॉर्म में काउंट होगा, जैसे आपको पता होगा। Here for more information about IELTS test rules, tips, check this. Okay. So after this writing task 1 practice chart, these all are practice charts for academic test. So different type of the charts are given here, like bar chart, line graph, table, pie chart, diagram, map, combination of the above, multiple tasks. Okay, this collection of IELTS charts represent the main types of chart that you can be given in writing task 1, including tasks with 2 or 3 charts combined. Like जैसे अगर कोई किसी चीज में कंपैरिजन आ जाता है तो एक चार्ट को हमने दूसरे चार्ट से कंपैरिजन करते हुए उसके बारे में डिफरेंसेस लिखने होते हैं। Please remember that writing task 1 is not an essay, it is a report. Use the sample practice charts
tables and diagrams below to practice and develop your IELTS writing task 1. Some charts below have links to model answers. Charts are not created by myself, have the no source stated when possible. ये जिनकी वेबसाइट है उन्होंने बताया कि मैंने खुद से कोई क्रिएट नहीं किए हुए, ये ऐसे सोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं हमें टेस्ट के लिए ये उससे रेलिवेंट है। ठीक है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो बार चार्ट होते हैं वो इस तरह से उनके सैंपल्स गिवन होते हैं। एक साइड पे उन्होंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उन्होंने डिफरेंट बताए होती है। अगर हमें एक ही चार्ट गिवन है तो हमने उसे इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। फिर ये है लाइक यहाँ पे इन्होंने ये जो कलरिंग है इनका बता दी कि कौन से ईयर के हैं और ये कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो बताती है, और यहाँ पे इनकी नंबरिंग या परसेंटेज बताती है। And this is also a chart, and then line graph is like this. मैम हमने इस चार्ट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। जी, जो वो स्टेटमेंट लाइक जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो मेरे पास नीचे चार्ट गिवन है इसकी मुझे स्टेटमेंट में ये बताया हुआ, तो मेरे पास मेन जो चीज बनती है वो ये 2 लाइंस बनती हैं। ये मुझे एक किस्म का स्टार्टअप दे देती है। मैं इन्हें रीड करूंगी। पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन सा बना लूंगी, फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बनाते हैं बॉडी पार्ट 1 एंड बॉडी पार्ट 2। ठीक है, वो क्या होगा, वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग होगा जो हमें फिर इस चार्ट में इंफॉर्मेशन दी होगी, फिर वो हम 2 पैराग्राफ्स के फॉर्म में इस चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। फिर एट द एंड 4th पैराग्राफ में हमने कंक्लूजन बता देना है कि हमें इस चार्ट से क्या पता चला है, मतलब किस चीज की इंफॉर्मेशन हमें मिली है, या आपकी कोई सजेशन हो सकती है। वो उस तरह से अगर आप कोई मतलब एक वैलिड रीजन बताना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं कि इसमें मुझे ये नजर आया। ठीक है, 4 पैराग्राफ्स 4 पैराग्राफ्स होंगे। फर्स्ट वन इज फॉर इंट्रोडक्शन, देन 2 आर बॉडी पैराग्राफ्स, देन 4th वन इज फॉर कंक्लूजन। ओवरऑल जैसे हम इसको कहते हैं किसी चीज को वाइंड अप हमने करना हो तो वो 4th पैराग्राफ में होगा कि हमने ये इसका कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, फिर इसके बाद है टेबल्स, यानी कि टेबल्स की फॉर्म में आपको उन्होंने डेटा गिवन है। पहले आपने इसकी ये लाइन पढ़नी है जो उन्होंने आपको स्टेटमेंट दी होगी, उस स्टेटमेंट से आपने एक इंट्रोडक्शन बना लेना है कि आपको पता चल जाएगा कि इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब किस टाइप का हमें डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। फिर उसके बाद हमने इसके चार्ट को देखना होता है कि इसमें हमें कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं और वो किस फिगर की हैं या किस टाइप की हैं। फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना होता है अपनी राइटिंग टास्क 1 में। ठीक है, और ये आपको उन्होंने पहले भी बता दिया था कि जो राइटिंग टास्क है वो कोई ऐसे की फॉर्म में नहीं होता, एक रिपोर्ट की फॉर्म में होता है। मतलब हमारे पास कोई गिवन डाटा है उसे हमने एक्सप्लेन करना है एज अ रिपोर्ट, तो उसके लिए हमें वैलिड एक तो वोकैबुलरी चाहिए बहुत अच्छी, जो हमारे यानी कि जो हमारी राइटिंग है उसे इनहांस करके दिखाए। जी, और किसी को क्वेश्चन है? ओके, हमने पहले क्या देख लिया, बार चार्ट देख लिए, लाइन चार्ट भी देख लिए, फिर टेबल्स भी देख लिए। अब आगे पाई चार्ट। ये पाई चार्ट देखिए, मैंने आपको कहा था कि हमें कभी ऐसा होता है 2 चार्ट्स गिवन होते हैं तो हमें 2 चार्ट्स में क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट थिंग एंड लाइक दिस पाई चार्ट्स। Fine, like this is a IELTS diagram practice sample. So sometime they are giving us a diagram. So first of all, we will read the statement, then find what type of the things we will explain in our writing task by seeing this diagram. I hope कि आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कि इस तरह से भी होता है कि आपको ये दे दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा टू मैप्स बिलो शो एन आइलैंड बिफोर एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम टूरिस्ट फैसिलिटीज। Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. मेन फीचर्स भी बताने हैं, उनका कंपैरिजन भी बताना है और इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, मतलब वो भी हमने रिपोर्ट करना है। फिर ये आ जाते हैं मल्टीपल चार्ट्स प्रैक्टिस। Like 2 type of charts are given here.
So you explain both of these. ठीक है, अब हम चलते हैं इसके, ये हमने देख लिया कि जो हम एकेडमिक टेस्ट देते हैं तो उसमें जो चार्ट्स आता है राइटिंग टास्क 1 वो किस तरह के होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो आई थिंक ये जनरल टेस्ट किसी ने नहीं देना होगा, तो इसे हम लेटर वाले को ना ही ओपन करें तो बेटर है। तो हम आते हैं नेक्स्ट आइल्स राइटिंग टास्क 1 टिप्स एंड 3 वीडियोस। So how to prepare for writing task 1 and how many words, these all are tips. Okay, below are essential preparation tips to learn how to prepare for your IELTS writing task 1 test. These top 12 tips are for IELTS academic writing paper. Understanding task 1, first one क्या होगा, हमारे पास tips क्या है कि पहले हमें उसे understand करना है, ठीक है। और हमारे पास फिर क्या है, जो भी चार्ट गिवन है उसे अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे पास लिमिट गिवन है कि हमने कितने वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद हमें टाइम गिवन है कि हमने ये अंडरस्टूड करना है कि इतने 20 मिनट्स के अंदर अंदर हमें अपना राइटिंग टास्क 1 कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर है प्रैक्टिस टेस्ट, गेट्स द कैम्ब्रिज आइल्स प्रैक्टिस टेस्ट बुक्स, कल मैंने आपको शेयर किया था इसका लिंक, ठीक है, 9 PM वाले चैनल पे। तो उस लिंक को, ड्राइव लिंक को जब ओपन करेंगे तो आप वो सारी बुक्स को डाउनलोड कर लें अपने पास, अगर आपके पास वैसे नहीं अवेलेबल तो आप उन्हें डाउनलोड करें, और वहां से जो टेस्ट गिवन है वो एक ऑफिशियल टेस्ट है, अगर आप उनसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एज इट इज उसी तरह से जब आप टेस्ट देंगे तो आपको फील होगा कि ऑलरेडी हम सारी चीजें या इस तरह की चीजें हम कर चुके हैं। सो ठीक है, तो there are 9 books which have been published by 9 नहीं है, वो जो मैंने शेयर की है वो 16 है आई थिंक सो, ठीक है, उन सबको करना है। और जो ज्यादा वो है ना, मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूली पब्लिश हुई थी या फिर रिसेंटली हुई है वो है 12 से स्टार्ट होंगे, 12 से 16। Task 1 band scores for marking criteria like 25% everyone, like task achievement कि उन्होंने आपसे जो स्टेटमेंट में पूछा हुआ है वो आपसे कुछ बता रहे हैं। और कोहेरेंस और कोहेजन होनी चाहिए आपकी राइटिंग में, वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ग्रामेटिकली ये मैम ये कोहेरेंस और कोहेजन जरा एक्सप्लेन करें इसमें किस तरह होगा। कोहेरेंस और कोहेजन हम ये कह सकते हैं लाइक ये उस तरह की चीजें, मतलब जो पॉइंट उन्होंने पूछा है ना हमें उसके अकॉर्डिंगली ही एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। मतलब अगर हम कोई एग्जांपल उसमें ऐड करना चाह रहे हैं अपने बात को जरा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो एग्जांपल उससे रिलेवेंट होनी चाहिए, ना कि किसी और बात को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया या दोबारा बता दूं? मतलब हम इस तरह कह सकते कि वैलिड पॉइंट के हवाले से जी या वैलिडिटी। हाँ जी, मतलब टू दी पॉइंट जो उन्होंने बात पूछी हमें उसी पे रहना है, हमें कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं उसमें ऐड कर देनी। अगर हमारे पास नॉलेज उस पॉइंट के या उस टॉपिक के रेलिवेंट है वो हमें वो ऐड करेंगे। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टास्क 1। टाइप्स में आपको बता चुकी थी कि किस तरह से मैप्स होते हैं, डायग्राम्स है, बार चार्ट्स, टेबल, लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स होते हैं हमारे पास। फिर है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो कि मैंने आपको कहा था फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कौन सा होता है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। So here are 2 examples which can you do, which one do you think it best? Here we can see that graph represented information regarding the number of sales of 2 companies in 2 years. The chart illustrates the numbers of sales of 2 companies, Marks Limited and Bumper Store in 2000 and 2010. Okay. वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बनाना चाहते हैं ना तो आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट जिस तरह से दी जाती है, ये 2 डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स है, आप इस तरह से अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं। फाइन, इन द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इंट्रोडक्शन इज यूजुअली वेरी क्विक टू राइट एंड क्वाइट formulaic standard in content. Here a link to see how to write an introduction for a bar chart. So अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसके बार चार्ट के इंट्रोडक्शन पे आपको एक एग्जांपल्स की तौर पे आपको मिल जाएगी मटेरियल। फिर आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है ओवरव्यू, कि हमने ओवरव्यू क्या करना है। पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का, फिर आएंगे ओवरव्यूज पे, प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग की फीचर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ चार्ट्स,
The key features make up the content of the overview, which is most essential paragraph in your task 1 report. The key features for most charts are the highest and the lowest categories, as well as the most significant differences between categories. However, for diagrams, the key stages can be harder to identify. So here a link to a sample introduction and overview for an IELTS diagram. Many students get confused where to have a conclusion or an overview. Make sure you get it right. So I think इसे open कर लेना चाहिए. For an IELTS diagram, you need an introduction and overall paragraph containing the main features on the diagram or process in the report. The overview is one of the most important parts of your report. If you are aiming for band score 6 and above, see below for an example of how to write the introduction and overview for the process shown in the picture. Okay. Life cycle of a frog. Fine. So how to write the introduction of this? Paraphrase the information given about the diagram for the introduction. Choose the main stages for the overview, like these are the different stages. So first of all, we choose it to write about the overview of this diagram. Model introduction and overview. Okay, ये इन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम इस वाले अगर हमारे पास कोई टाइप का आता है डायग्राम वगैरह तो हम उसे किस तरह से दे सकते हैं. The diagram illustrates the different stages involved in the life of a frog. Overall, tadpoles which emerge from eggs in the water pass through a number of phases before going onto land and maturing into adult frogs. Right? इसमें हमने इंट्रोडक्शन भी दे दिया और फिर इसको ओवरव्यू भी दे दिया कि हमें इस डायग्राम में ये पता चला कि उनके डिफरेंट स्टेजेस बताए गए हैं कि अडल्ट फ्रॉग बनता है तो वो किस तरह से स्टेजेस से गुजर के बनता है. Is it clear? Now come toward the vocabulary. Get a list of useful vocabulary for each type of writing task. This is particularly important for line graph, maps, and pie charts. The line graph is the type of writing task 1 which has the biggest range of possible vocabulary that can be used. Here are linked to vocabulary for line paragraph. So देख लेते हैं कि किस टाइप का उन्होंने हमें दिया हुआ है. IELTS line, graph, verbs and noun. अपवर्ड ट्रेंड के लिए मतलब अगर आपने कोई ऐसी बात करनी है जैसे कि हमारे पास कोई चार्ट्स आ जाते हैं जिनमें हमें बताया गया कि उनमें जो डिफरेंसेस है कभी अपवर्ड हो रहा है कभी उनमें इंक्रीज हो रहा है कभी वो डिक्रीज हो रही है. तो अपवर्ड ट्रेंड के लिए अगर हमने ये बात करनी होती है तो वो ये वाले हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं. डाउनवर्ड की बात करनी है तो ये वाले वर्ड्स होंगे. इस तरह की वोकैबुलरी हमारे पास होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं तो हम ये ना कि बार बार डिक्रीज और इंक्रीज का ही वर्ड यूज करते रह जाएं. तो हमारे पास उसी से रेलिवेंट ऐसे वर्ड्स हों जो हम यूज करें तो उसका मीनिंग भी क्लियर हो जाए और ये भी ना हो कि हमारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. रिपीट होने पे भी कटते हैं मार्क्स. तो ये इस बात का ध्यान रखना है राइटिंग टास्क करते हुए कि अगर आप कोई भी एक बार वोकैबुलरी यूज कर लिया उस वर्ड को तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसके कोई सेकंड ऑप्शन हो आपके पास फिर आप उसे चूज करें. ये हमें दिया हुआ है प्रैक्टिस विद नाउन्स एंड वर्ब्स, फिल इन द गैप यूजिंग द वोकैबुलरी अबव, मेक श्योर यू अडॉप्ट. ये उन्होंने प्रैक्टिस हमें दी हुई है कि उन्होंने हमें यहाँ पे गैप दिए होंगे कि ये देखें. ठीक है, ये हमारे पास उन्होंने एक पूरा वो दिया हुआ है राइटिंग टास्क दिया हुआ है. उन्होंने कहा है कि इसमें आप इन गैप्स में किस तरह की वोकैबुलरी यूज करेंगे. वो ऊपर जो हमें वोकैबुलरी की लिस्ट प्रोवाइडेड थी उसी में से हमने सिलेक्ट करना है इसको पढ़कर. फाइन. लाइन ग्राफ की बात आती है तो ये एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है. दीज आर एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स एंड सेंटेंस लाइक दिस. The number of cases of influenza increased steadily from 40 to 55 in the first 3 years. There was a steady rise in the number of cases of influenza to reach 55 in 1987 from 40 in the first year. तो ये दो डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस बताए और देखिए इंक्रीज स्टेडीली, स्टेडी राइज, ये दोनों जो थे वो एक ही मतलब मीनिंग देते हैं बट हमने डिफरेंट वर्ड्स को यूज करके इन्हें
एक ही बात को डिफरेंट वे में कन्वे किया है. Then time expressions, line graph show change over a period of time. Below are some expressions to help you describe the passing of time without too much repetition. Time phrases like this: over the next 3 days, 3 days later, in the following 3 days, the next 3 days show, over the period, the final year, the first year, the last year, at the beginning of the period, at the end of the period. These are time expressions. Okay. फिर आ जाए आप ग्रामर की तरफ. Okay. To get a good score in writing task 1, it is important to use a range of words, which means you need to paraphrase when possible. However, as mistakes can cause you to lose points, it is important not to take chances with your vocabulary. Spelling is also checked, so make sure you don't make mistake with your spelling. Next is a grammar. To get a good score, you will also need to work on complex sentence structures. For students aiming for band score 6 and above, this is essential. Luckily, sentence structures for task 1 can be learned and then adapted to fit each individual task to some extent. Here's a link to the 4 main sentence structure for a line graph. Along with grammar is accuracy. The more mistakes you make, the lower your score will be. So getting rid of common errors is important. Here is a link of spotting grammar mistakes for a pie chart. पहले हम इसका sentence structure देख लेते हैं. 4 main sentence structure of line graph. Here again is a link to spotting grammar mistakes. Okay, जो हम ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं मोस्टली जो हमारे मिस्टेक्स हैं कॉमन मिस्टेक्स वो ये हैं कि एक तो आर्टिकल्स के लिए हम आ एंड दा यूज करते हैं. फिर प्लूरल्स की मिस्टेक्स आ जाती हैं. फिर अनकाउंटेबल नाउन्स, पंक्चुएशन, नाउन वर्ब एग्रीमेंट. रिमेंबर द थर्ड पर्सन सिंगुलर इज इन द प्रेजेंट टेंस एज एन एस. वर्ब टेंस की हमारे पास मिस्टेक्स होती हैं. प्रीपोजिशन की रहती है. प्रीपोजिशन किस टाइप के होती हैं. How does grammar accuracy affect the band score? Band score 5, frequent errors. There may be mistakes in punctuation. Errors may cause difficulty for the readers. ठीक है, तो हमें किसी टाइप का कोई एरर नहीं आना चाहिए. और band 6 में है some errors in grammar and punctuation, but errors rarely cause communication problem. ठीक है, मतलब जो आप बात कन्वे करना चाह रहे हैं वो उस एरर की वजह से जो ग्रामर या पंक्चुएशन में आ रहे हैं वो आप बात सही से कन्वे नहीं कर पा रहे. फिर बैंड 7 में होता है हैज गुड कंट्रोल ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, फ्यू मिस्टेक्स मेड. बैंड स्कोर 8. The majority of sentences are free of error. There are only occasional errors made. Fine. Okay. Grammar accuracy practice spot the errors. Point. While the spending on housing was 72.1% in 2010, the spending was 22%. उन्होंने हमें वो दिए हैं एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इनमें हम प्रैक्टिस करें और इनकी ग्रामर जो मिस्टेक्स हैं वो फाइंड आउट करें. ठीक है, आई होप इसके पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. कोई कंफ्यूजन है अब तक? अगर है तो प्लीज बताएं, मैं आपको दोबारा से बता दूं. ओके, अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं. हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, ओवरव्यू देख लिया, फिर हमने वोकैबुलरी का पॉइंट देख लिया, फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर. You need to make sure you structure your report correctly, as the examiner will pay attention to the organization of information and paragraphing. Here's the link to structure for IELTS writing task 1 report. Make sure you follow this as it is easy to get a good score for organization, structure and link
जी बताएं, मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी मैम। ओके, फाइन। अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने कहा है हमें लर्न हाउ मेनी पैराग्राफ्स फॉर योर आइल्स राइटिंग टास्क 1 विद टिप्स अबाउट वेयर टू पुट योर ओवरव्यू स्टेटमेंट, द वीडियो लेसन बिलो एक्सप्लेन। ओके, ये भी वीडियो पे ही डिपेंड कर रहे हैं। फाइन। तो इसके लिए अगर आपको ये देखनी है तो आप ये वीडियोस अपनी साइट पे जब वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो इनकी वीडियोस भी लास्ट में देखें ताकि आपको सारी टिप्स पता चल जाए कि अगर हम एक पैराग्राफ, हम जो राइटिंग टास्क 1 का पैराग्राफ लिखने हैं तो उनका स्ट्रक्चर हमें किस तरह से बनाना है। ओके, फिर आ जाते हैं लिंकिंग डिवाइसेस। Linking is also very important. You will need to show the examiner a range of linking devices that connect information together and compare information in a coherent way. Chain linking is a very easy to learn, so make sure you pay attention to this. Different charts use different linkers, so make sure you review each type of task to see the best linking devices to use. नेक्स्ट है मॉडल आंसर्स फॉर आइल्स राइटिंग टास्क 1। अच्छा, पहली बात ये कल भी मैम बताया था, अगर हम राइटिंग टास्क करते हैं तो उसमें हमने, अगर हमें कभी ऐसा होता है कि हमें उसके सही से समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक एंड करें और किस तरह से एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो उसके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन होता है कि हम पहले उसका मॉडल आंसर फाइंड करें, ठीक है, गूगल करें, उसका मॉडल आंसर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और उसपे जो बेस्ट बैंड स्कोर का जो होगा मॉडल आंसर वो आप प्रॉपरली रीड करें, उसे अंडरस्टैंड करें और देखें वो किस तरह से एक्सप्लेन कर अपनी बात को और उसे इतने बैंड क्यों मिले हैं। फिर उसी क्राइटेरिया को फॉलो करें उस राइटिंग टास्क के लिए और एक्सप्लेन करने की, या फिर मतलब अपनी बात जिस तरह से उस क्वेश्चन में या टॉपिक में आपसे पूछी गई है उस तरह से एक्सप्लेन करने का ट्राई करें अपने राइटिंग टास्क 1 में। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आपको मॉडल आंसर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके सामने टॉपिक आएगा और आपको पता होगा कि मैंने इस टॉपिक को कैसे अपनी बात प्रॉपरली कन्वे कर देनी है। तो अगर आपको मॉडल आंसर चाहिए तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और फिर है प्रैक्टिस यूजिंग द आंसर शीट के, फिर उन्होंने बताया हुआ कि आपने ये भी आई थिंक वीडियो है जी, वॉच दिस वीडियो लेसन। तो ये आप देखिएगा कि अगर हमने अपने आंसर्स को लाइक अगर आप पेपर बेस्ड अगर अपने टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपको अपने आंसर्स जो होंगे वो शीट पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आंसर शीट पर। तो ये उन्होंने वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड की होगी, तो आप देख सकते हैं कि अपने आंसर्स को कैसे आपने वहां पे फाइन। ये लाइन ग्राफ मॉडल आंसर बैंड 9, इसे देख लेते हैं। इसे पढ़ने हैं आप लोगों ने? इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है।
ओके, ये वाली यहाँ से ना दिस फिगर से लेकर यहाँ तक इसका उन्होंने एक कंक्लूजन बताया हुआ है, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन हो गया, फिर इसके बॉडी पैराग्राफ 1, देन बॉडी पैराग्राफ 2, और ये वैसे मैंने बता दिया कि ऑन द अदर हैंड, मतलब उससे रेलिवेंट ही ये बात थी। बाकी कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट हुआ था दिस फिगर से लेकर 2007 तक। ओके, मैं इसे क्रॉस कर दूं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। टिप्स उन्होंने बताई हुई है फॉर लाइन ग्राफ। पैराफ्रेज द लाइन ग्राफ इंफॉर्मेशन फॉर योर इंट्रोडक्शन, put main trends and any other key features in an overall statement. Make sure each body paragraph sentence has numbers and dates to spot it. Check the video lesson below to learn how to write a complex sentence for an IELTS line graph report. Click here, practice line graph to get a section of sample line graph to practice writing for your writing task on preparation. कहते हैं अगर आपने लाइन ग्राफ के जो राइटिंग टास्क की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन होंगे, आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया राइटिंग टास्क 1। एनी कंफ्यूजन? यस पार्टिसिपेंट। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया कि आपने राइटिंग टास्क उनको कैसे प्रिपेयर करना है। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इनके बारे में। ये चीजें आपको तब समझ आएंगे, आप इनका यूज करना तब सीखेंगे जब अपने हाथों से इन राइटिंग टास्क की प्रैक्टिस करेंगे। और स्टार्ट में तो ऐसा होता है राइटिंग टास्क के लिए कि हमें यही नहीं पता चल रहा होता कि हमें समझना क्या है इसमें, हमें मतलब अपनी बात को कहाँ से स्टार्ट लेना है, कहाँ पे एंड करना है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, फिर आप परफेक्शन की तरफ आती हैं। ओके, नेक्स्ट टिप्स है हाउ मेनी वर्ड्स शुड यू राइट। आपको पता है राइटिंग टास्क 1 में कितने वर्ड्स थे? 150। ओके, व्हाट टेंस टू यूज इन राइटिंग टास्क 1? किस टाइप के हमें टेंसेस यूज करनी चाहिए? Academic writing task 1, tenses to use. For IELTS writing task 1, you may be given a map, a diagram, a bar chart, a line graph, a table, or a pie chart in the academic test. The IELTS examiner will mark you on the following, each worth 25% of task 1. Okay, next one is a dates and tenses. On your IELTS graph, chart, map, diagram, tables, you might find dates. These will tell you what tense to use. See the list below. No dates means this is present tense. Dates in the past like 1995, 1997, 2010, these are past tenses. So we can use here past tense. Dates in the future like 2050, 2030, these all are future dates spanning both past and future, both past tense and future form. आपका क्वेश्चन है कैन वी यूज प्रीफाइंड और सैंपल्स like just we put facts and numbers accordingly. We see task is more or less same we practice during our preparation. नंबर्स तो हम वही यूज कर सकते हैं जो हमें उस चार्ट में उन्होंने गिवन किए होंगे। उसके अलावा आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, फैक्ट्स में ये हो सकता है कि आप उससे रेलिवेंट कोई एग्जांपल्स हैं आप देना चाहते हैं अपनी बात को क्लियर करने के लिए कि हाँ ये बात अगर है तो ऐसी इस वजह से है। मतलब डेली रूटीन में अगर आपने कुछ पढ़ा हो या कोई सोशल आपने साइट्स पर पढ़ा हो, उससे रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो आप ऐड कर सकते हैं उससे रेलिवेंट केस के हाँ ये बेनिफिट्स हैं और इस जगह पर ये यानी कि इस कंट्री में ये हो रहा है और ये इस वजह से हो रहा है, तो ये चीज मैं एग्री करता हूँ। तो उसमें वो फैक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपकी बात क्लियर कर दी है। अभी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप दोबारा
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Date spanning both past and future, both past tense and future forms. Okay, कभी कभी ऐसा होता है कंपैरिजन में हमें ये दे दिया जाता है लाइक 2010 की बात हो रही है, फिर उसके बाद कंपैरिजन में 2025 की बात हो जाए या 2030 की बात हो जाए, तो हमने दोनों को लेके कंपैरिजन करते हुए तो हमने जहाँ हम पास्ट को एक्सप्लेन करेंगे वहाँ हम पास्ट की बात करेंगे, वहाँ पास्ट टेंसेस यूज करेंगे, और जहाँ फ्यूचर को हम कंपेयर करेंगे वहाँ पे फ्यूचर टेंसेस यूज करने होंगे। Clear? Using passive voice in IELTS writing task 1. There are students who seem to think they will get a high score if they use passive voice. This is not true. You can only use passive voice when it is appropriate and correct to do so. Most writing task 1 will not give you this opportunity. However, if you get a diagram, they are usually a combination of passive and active voice. Okay. मिक्सिंग बोथ पास्ट टेंस एंड फ्यूचर फॉर्म्स। देखिए इसकी आप स्टेटमेंट पढ़ लें, आपको पता चले 2010 इज अबाउट द पास्ट टेंस एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द 2050 देन वी यूज हियर फ्यूचर टेंसेस। फाइन। आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग ओके, ये लेटर्स होता है जो जनरल टेस्ट देते हैं, ये उनके जो लेटर होगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो आप लोगों में से कोई बताएगा कि मैम अब तक जो आपको बता रही है उसका क्या मतलब है? या तो आपको सब समझ आ रहा है या आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो इनकी खामोशी से मैम ऐसे ही लगता है। आप सब यहाँ पर हैं और मुझे पता है आप सबका कोई एम है, उसकी वजह से आप लोग हैं। तो हम इस सेशन को रखते ही इसलिए है कि हम लाइवली एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सके। आपका क्वेश्चन सिर्फ आप तक लिमिटेड ना रहे, वो उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए मे भी मैं किसी और के क्वेश्चन का आंसर दे दूं। तो आपको बात करनी चाहिए, पॉइंट बताने चाहिए। और ना हाँ मैम डिस्कशन करने से चीजें अच्छी होती हैं। हम सारों ने ही लर्निंग करनी है, तो अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मतलब बोले इस बात को कि भाई आपको अगर समझ आई है तो मुझे ये बताएं कि अब तक मैम ने आपको जो चीज बताई है वो क्या है। जस्ट एक सेंटेंस में बता दें कि आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा है। आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ जी। अच्छा मैम, अभी तक हमने जो राइटिंग टास्क 1 के बारे में पढ़ा है कि हमने उसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है, और उसमें जो सब चीज़ें होती हैं लाइक उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इस तरह की सारा का सारा डिटेल्स उन्होंने बताई है कि टास्क होता क्या है और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। फाइन, दैट्स गुड। ये अच्छा है कि अगर आप लोग खुद हम ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट के 10 मिनट्स में हम आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि एक ओवरव्यू हो जाएगा हमारे कि हमने रिकॉल कर लेंगे जो हम चीज़ें टिप्स हम पढ़ चुके हैं वो सब आपको रिकॉल हो सकती हैं। तो मैम ये बहुत अच्छा आइडिया था आपका इनसे क्वेश्चन पूछने का। लेकिन क्वेश्चन के अलावा ये सेशन हम लोगों ने इसलिए रखा है कि हम लोगों ने ना चीजें डिस्कस करनी है। डिस्कस करने से क्या होगा कि जिस बंदे में पता है क्या होता है, क्योंकि ये 4 मॉड्यूल्स है ना, हो सकता है किसी की रीडिंग अच्छी हो, किसी की राइटिंग अच्छी हो, किसी की स्पीकिंग अच्छी हो, किसी की लिसनिंग अच्छी हो। तो जब आप चीजों को डिस्कस करते हैं ना तब आपको समझ आती है। अगर आप बैठ के चुप करके सुनते रहेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जब भी चीजें इंप्रूव होती है ना वो डिस्कस करने से इंप्रूव होती है। आप जितना ज्यादा एक चीज पे फोकस करेंगे, हर बंदा उसके ऊपर अपने माइंड के हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा और उसको समझने की कोशिश करेंगे ना, डिस्कशन वे ज्यादा बेटर है बनिस्बत ये कि एक बंदा बोलता रहे और बाकी सारे सुनते रहे। इस हिसाब से ना ऐसा लगता है कि हर कोई बोर होके बैठा हुआ है और किसी की कोई अटेंशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट मुझे अगर मैं इन लोगों के लेवल की बात करूं, मतलब अभी ये न्यूली है तो इसलिए ये अभी खामोशी से सुन रहे हैं। आई थिंक जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तो सबसे ज्यादा ही इन लोगों के क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उन्होंने कहा था कितने वर्ड्स होने चाहिए राइटिंग टास्क में। तो यहाँ मैम देखिए। एक क्वेश्चन था। जी मैम अगर हम कंप्यूटर बेस्ड मतलब टेस्ट देते हैं तो उसमें हमारे पास कोई ये एडवांटेज होती है कि ऑटो करेक्शन स्पेल हो रहा हो?
स्पेल की जो ऑटो करेक्शन होती है। नहीं, ऐसा नहीं हो एक तो सकता। हाँ बिल्कुल नहीं, वो आपको खुद रीड करना होगा, आपको लास्ट के एटलीस्ट 5 मिनट्स हो कि अपना पूरा ऐसे दोबारा देख लें, एक बार रीड कर लें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स उसे करेक्ट कर लें। अदरवाइज वो आपको जो मतलब वहाँ पे राइटिंग के लिए दिया होगा उस ऐप के थ्रू आपको ये करेक्शन नहीं पता चल सकती, या उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जैसे आपको जज कर रहे होंगे तो आपको हर तरह से वो ऐसे होगा कि आपने जो लिखा है उन्हें वही नजर आएगा। आप खुद से अगर दोबारा करेक्शन करते हैं तो वो करेक्शन होगी, वैसे नहीं हो सकती। और ये भी होगा कि बस उससे ये फायदा होता है, जहां तक मैंने ये अब तक ये सीखा है कि आप अगर हम राइटिंग करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर रहे हैं या वैसे ही हम उनके जो गिवन राइटिंग पैड्स होते हैं उनके ऊपर करते हैं, तो हमें एक टोटल वर्ड्स काउंटेड मिल जाते हैं जो नीचे हमें नजर आ रहे थे कि हम इतने वर्ड्स लिख चुके हैं। और पेपर पे ये होता है कि हमें फिर वो वर्ड्स काउंट करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा ये कि फिर हम जो पेपर बेस देते हैं उसके ऊपर हमारी राइटिंग भी डिपेंड करती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपका इतना ज्यादा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। और अगर हम कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं तो उससे ये होना कि हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम जितना लिमिटेड टाइम हमें गिवन है उसमें हम टाइपिंग इतनी अच्छे से करके कि अपने सारा टेस्ट कंप्लीट भी कर लें और इसे ओवर भी करने के लिए या रिव्यू करने के लिए हमारे पास टाइम भी बच जाए। और मैम कंप्यूटर बेस्ड में हम आंसर भी कन्वर्ट नहीं करने पड़ते ना, कि करने नहीं, पड़ते हैं? कंप्यूटर बेस्ड में वो आपको जैसे वो गिवन होगा आपने जस्ट वहां से अपने आंसर लेने हैं जो उन्होंने आपको जगह दी होगी, मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ठीक है। एक साइड पे अगर आपको यहाँ पे पैराग्राफ गिवन है और एक साइड पे आपको क्वेश्चंस गिवन है तो वो फिल इन दी ब्लैंक्स लाइक टाइप के हैं। अगर आपको यहाँ से पैराग्राफ को रीड करते हुए आपको आंसर मिल जाता है तो आप उसके वहीं पे आंसर लिख लेंगे, ठीक है, जहाँ उन्होंने जगह गिवन दी होगी कि आपने यहाँ पे अपने आंसर्स फिल अप करने। हम करेंगे प्रैक्टिस, आपको इंशाल्लाह सब समझ आएगा। आप बस अपने आप को पंक्चुअल रखें, हमारे साथ रहिए, हम इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग करेंगे, हर एक मॉड्यूल को टच करेंगे और डीपली करेंगे। फिर उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपसे कॉन्फिडेंस डेवलप भी हो जाएगा और आप आपके अंदर इतनी एबिलिटीज हो जाएगी कि आप अगर खुद भी बैठ के अकेले भी काम करते हैं तो आप मुकम्मल वो मॉड्यूल्स अपने बेस पे कर सकते हैं, कंप्लीट हो सकता है। जी ओके, मैम, फिर हम इसे इंशाल्लाह। देख लेते हैं, बस टाइम भी शॉर्ट है। Fine. Writing a short essay which is under 250 words, ये like अगर हमारे पास वो होता है ना राइटिंग टास्क 1, उसमें हमारे पास वर्ड्स कितने काउंटेड होते हैं 150। अब जो दूसरा हमारे पास राइटिंग टास्क 2 होता है वो लाइक ऐसे होता है और उस ऐसे में हमने कितने टोटल वर्ड्स लिखने होते हैं, एटलीस्ट 250 वर्ड्स हो, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कि मिनिमम इतने आपके वर्ड्स होने चाहिए, इससे कम हुए तो वो आपके नेगेटिव मार्किंग में चले जाएगा। एटलीस्ट आपने इतने वर्ड्स लिखने हैं, 150 इन द राइटिंग टास्क 1 एंड 250 इन द राइटिंग टास्क 2। इनसे अबव हो जाए बट इनसे कम नहीं होने चाहिए, इस नंबरिंग से नीचे नहीं जाना। Writing a short essay which is under 250 words will definitely impact your score and not in a good way. The requirement of good band score are that you develop your ideas sufficiently. This means you must have enough words to develop your main points. A short essay doesn't do this. Take a look below at the requirement of task response regarding this. Okay. उन्हें बताएं कि अगर आप अंडर 250 वर्ड्स लिखते हैं तो वो किस तरह का आपका इंप्रेशन पड़ता है उस राइटिंग का। आपको या तो आपके पास ना आइडियाज जनरेट नहीं होते हैं जिन्हें आप कन्वे कर सकें, या फिर आपके पास कोई इस तरह के मतलब पॉइंट्स नहीं होते जिन्हें आप डिस्कस करें। तो वो कहते हैं बैंड 5 तब आते हैं आइडियाज आर लिमिटेड एंड नॉट सफिशिएंटली डेवलप्ड। बैंड 6 आइडियाज माइट बी इनएडिक्वेटली डेवलप्ड। बैंड 7 एक्सटेंड्स मेन आइडियाज, कि आपने मेन आइडियाज को बहुत अच्छे से टच किया, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है। बैंड 8 प्रेजेंट्स वेल डेवलप्ड रिस्पांस विद एक्सटेंडेड आइडियाज, जो आइडियाज आपने उस पे पुट किए हैं या आपने जो भी उसके इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट पढ़ के जो आपको उससे आइडिया हुआ है उसे आपने बहुत ही वेल डेवलप्ड वे में उसे रिस्पॉन्स किया है। तो बैंड 9 कब होंगे, जब फुली एक्सटेंडेड आइडियाज होंगे, कि आपके आइडियाज को आपने प्रॉपर्ली इस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है कि उससे जो आप बात कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो उसे पढ़ते ही वो बात कंप्लीट हो जाती है, किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, तब वो बैंड 9 करेंगे। Okay, as you see, developing and understanding your main points is crucial to increase your score. You cannot develop your ideas properly if your body paragraphs are too short.
Certainly, long paragraph is no guarantee of a well-developed idea, but a short paragraph will ensure it is not developed enough. So you need two things. First, body paragraphs that are long enough to be considered developed. Body paragraph body paragraphs containing sentences that are focused and relevant. Basically, the right length and focused. कि उन्होंने हमें कहा कि हम जो बॉडी पैराग्राफ होंगे उसे हमने इतना मतलब लॉन्ग करना है कि हमारी बात जो हम उस पर कर रहे हैं डिस्कस वो प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और हमने उसकी लेंथ भी एक बिल्कुल राइट या एग्जैक्ट रखनी है और अपना जो पॉइंट होगा जिसे हम डिस्कस कर रहे होंगे उस पर भी हमारा फोकस कंप्लीटली होना चाहिए। व्हाट वर्ड्स लिमिट डू यू रिकमेंड फॉर पैराग्राफ, कह रहे किस एक पैराग्राफ में आपके पास कितने टोटल वर्ड्स होने चाहिए। Your introduction is a functional paragraph of just 2 statements, usually about 40 to 50 words. Each body paragraph must be sufficiently developed for a high score. If you have 2 body paragraphs, it will be about 95 words per paragraph. Geez, and I'm the question, in which month the exam is conducted? Is it only conducted once a year? No. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी मंथ दे दें और पूरे साल में जब मर्जी आप देना चाहें आप इसके फी पे करें और आपको वो विद इन 15 डेज आपका टेस्ट हो जाएगा। ओके, फिर हम देख रहे थे यहाँ पर कि बॉडी पैराग्राफ्स की बात आएगी तो उसमें कितने हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए, 95 वर्ड्स पर पैराग्राफ एंड अबाउट 65 वर्ड्स फॉर 3 बॉडी पैराग्राफ्स। ओके, अगर हमारे पास 2 बॉडी पैराग्राफ्स हैं तो हमारे पास 2 बॉडी पैराग्राफ्स में जो वर्ड्स होने चाहिए वो 95 होने चाहिए और अगर हमारे पास 3 बॉडी पैराग्राफ्स हो जाते हैं तो हमारे पास 65 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, एक एक पैराग्राफ। Having less might put you at risk of not having sufficiently developed main point. यानी इस तरह का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए कि आप वो जो मेन पॉइंट को डेवलप कर रही हैं उसमें सही से डेवलप ना कर पाए। ऐसा नहीं हो कि आपने जो बात की उसे क्लियरली उसे अपने मेन पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करें। The conclusion is also a functional paragraph of about 30 to 40 words. Okay, in total your essay should be around 270 to 290. करेगा हमने आपको words बताए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके जो टोटल वर्ड्स बनते हैं ऐसे के वो 270 से 290 तक बनेंगे। If you write less, your ideas might not be developed enough for a high score. If you write more, your ideas might lack focus and sentences might lack relevancy. See my model essay on this page. Okay, हम इसे देख लेते हैं। ये हमारे पास टाइम शॉर्ट है, जस्ट मैं 2 or 3 मिनट्स लूंगी ये बता देती हूँ। All lessons on this page are for both GT and academic writing task 2. Test information for writing task. हाँ से देखिए टेस्ट इन्फॉर्मेशन राइटिंग टास्क 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो यू स्पेंड नो मोर देन 40 मिनट्स। राइटिंग टास्क 1 के कितने मिनट्स थे हमारे पास 20 मिनट्स थे, बट अब हम बात करें राइटिंग टास्क 2 की तो इसके हमारे पास टोटल टाइम 40 मिनट्स का है। यू शुड राइट ओवर 250 वर्ड्स। IELTS writing task 2 is worth only about 66% of your total writing marks. टोटल राइटिंग स्कोर्स अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी वो कहते हैं आपको जो मार्किंग की जाती है वो इन 4 पॉइंट्स पे की जाती है जो कि ईच पॉइंट की इक्विवेलेंट परसेंटेज है। फॉर बैंड स्कोर टिप्स एंड डिटेल्स दिस पेज, मतलब अपने बैंड स्कोर्स के लिए अगर आप कोई टिप्स लेना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। एकेडमिक राइटिंग टास्क 2 इज अ फॉर्मल एसे, ठीक है। फॉर्मल ऐसे होता है मतलब कोई भी आपकी सोशल लाइफ से हो सकता है कि जो आजकल डेली रूटीन में हो रहा होता है, लाइक जैसे कि अब जो भी आपकी न्यूज में आप देखते हैं कि आप कंडीशंस किस टाइप की चल रही हैं उससे रेलिवेंट हो सकता है, आपसे डिस्कशन के फॉर्म में हो सकता है। कॉमन टाइप्स ऑफ ऐसे आर ओपिनियन, डिस्कशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, डायरेक्ट क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस। These categorization will differ from teacher to teacher depending on how they like to teach. See below for 100 IELTS essay questions to practice at home. Okay, ये GT की बात होगी। All words will be counted, even small or repeated words. And computer delivered IELTS
अच्छा, उन्होंने कहा फिर हमने राइटिंग आपके ऐसे के लिए जो 100 क्वेश्चंस गिवन है वो यहाँ पर हैं, आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो टिप्स उन्होंने बता दी हैं वो ये है कि आप ये देख लें कि ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके लिए एकेडमिक वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए, मेन ऐसे टाइप्स कौन से होते हैं, मतलब वो मैंने भी आपको 4 बताई थी, ठीक है। ओपिनियन ऐसे हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो किसी चीज का फिर सोल्यूशन पूछ सकते हैं, इस टाइप के एसेज होते हैं। ये सारे आपके पास एडवाइसेस हैं, आप अगर इन्हें ओपन करेंगे तो आपको जो भी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो सकती है, ठीक है। These are also links, tips for writing task 2. Then model essay. These are our model essay, means इनके samples given होंगे साथ ही, आप किसी पर भी क्लिक करते हैं उसका sample भी होगा, आप उसे रीड करके देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी इस बात को किस तरह से कन्वे किया, ठीक है। या उन्होंने ओपिनियन ऐसी का बता दिया है कि अगर इस ओपिनियन होता है तो वो इस तरह से होगा, और आइस एग्री डिसएग्री मॉडल ऐसे कि अगर आपके पास सॉरी मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं था, तो अब वैसे भी हमारा टाइम ओवर होने वाला है, जस्ट वी हैव 2 मिनट्स। सो आज हमने जो पढ़ा है राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2, कल मैंने इसके बारे में आपसे लास्ट में पूछना है कि आपको इसकी कौन कौन सी टिप्स प्रिपेयर है, मतलब आपके माइंड में किस टाइप के आइडियाज आ चुके हैं कि अगर आपको राइटिंग टास्क आता है तो आपने उसे किस तरह से सोल्व करके लेना है, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमने कल लाजमी आपने पूछना है, और इसकी वेबसाइट पे भी आप विजिट कीजिएगा और इसे खुद से भी अटेम्प्ट करने की कुछ कोशिश कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। If you have any question or a query, you ask freely on Slack. Otherwise, tomorrow we also here. Then you will ask here. Okay, Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz.